Assalamualaikum students. Hopes all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का अल्हम्दुलिल्लाह हाफ सिलेबस कवर कर चुके हैं। मैं अपने तौर पे यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँ। हाँ, इट्स डिफ़िकल्ट के आप लोगों के लिए लेक्चर्स को फ़ोन से रिकॉर्ड करना इट्स टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड आई विल ट्राई कि मैं जितना बेटर क्वालिटी में आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ उतना आपको मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से उतनी बेटर चीज़ जो है वो मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के नवंबर के बाद दिसंबर में इन तमाम चैप्टर्स, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे केमिस्ट्री के, तो दिसंबर में आप सब के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है। आपके एमसीक्यूज बैचेस भी स्टार्ट होंगे, आपकी हर चीज़ स्टार्ट होगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डन, आपने क्या करना है या व्हाट यू हैव टू डू, बेटे आप लोगों ने लेक्चर्स को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेक्चर्स मिलते रहें। कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में पूछें। किसी वीडियो का कमेंट बंद होना कि मैम उसका कमेंट नहीं ओपन है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड देना, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो, आप वहाँ से मुझे मिस उस्तानी को अप्रोच करें, आप हमें बताएं, हम उस वीडियो के कमेंट्स खोल देंगे। ठीक है ना। अब हमारे पास है चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसके दो पार्ट हैं, एक है एटमॉस्फेयर और एक है वाटर। वाटर वाला दूसरा चैप्टर है। ठीक है। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर किस पे कंपोज हुई हुई, उसकी लेयर क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एसिड रेन, ओजोन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है एक सेकंड में इसको सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। बहुत ही मसला होता है भाई ये सारी चीज़ को मैनेज करना। देखो, हमारे पास बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती क्या, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स को। ठीक है, जो नेचर की सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम क्या स्टडी, मतलब जो भी हमारे पास केमिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स आ रहे होते हैं ना, उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई और क्या करते हैं हम, इसके अलावा हम केमिकल जो स्पीशीज़ होते हैं हमारे पास, उनके इंटरेक्शन को, उनकी मूवमेंट को, इम्पैक्ट को, एयर की डेंसिटी को, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, यानी एयर का मास, एयर का वॉल्यूम, तो उसकी क्या पे डेंसिटी है, सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज़ें ह्यूमन लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालती हैं, यानी कोई असर डालती है, या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से उसका रिलेशन होता है। बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर आप ना पूरा पढ़ रहे होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक एटमॉस्फेयर, वाटर, सॉइल। ठीक है। एज वेल एज आप उसके अंदर क्या सिग्निफिकेंटली स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, और भी जो अदर फील्ड्स होती हैं ना, वो सब इससे रिलेट करती हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। अक्सर लोग इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये मत समझिएगा कि बेकार फील्ड है। ठीक है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा भाई, अब मटेरियल और एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। देखो, कोई भी मटेरियल या एनर्जी जो है, जो एक्सेस में आपके पास मौजूद हो, ठीक है, नेचुरल कंसंट्रेशन में जो भी आपके पास मटेरियल एनर्जी एक्सेस में हो, या वो आपके पास क्या कहते हैं, बहुत एक अजीब सा एडवर्स अफेक्ट आपकी इन्वायरमेंट में डाल रही हो। देखो, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सनलाइट आने लग जाएगी ना, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह, हालांकि वो तो एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आती है तो। ठीक है। इसके अलावा ये कि क्या कहते हैं हमारे पास हम जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी नेचर पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है। और जो फिनोमेना होता है वो हमारे पास पोल्यूशन होता है। तो दिस पोल्यूशन क्रिएट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर पे भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं और सब कुछ। लेकिन एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? बेटा अर्थ जो है ना, ये आपकी अर्थ है। ठीक है। ये आपकी अर्थ है अजीब सी, और ये जो इसके अराउंड पूरी जो एयर मौजूद है ना, जो गैसेस मौजूद है, गैसेस की जो लेयर मौजूद है, ये आपके पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करती है, एटमॉस्फेयर ऐसी है कि जैसे समझो एक बॉल को आप लोग टेप से कवर कर देते हैं ना, या एक बॉल को लें और उसको बड़े से ब्लैंकेट के अंदर ना छुपा दें, रैप कर दें। ठीक है। ऐसा जो उसको दूसरी हर जगह से इंसुलेट करता हो। यानी कि देखो, ज़मीन जो है ना, ज़मीन के गिर्द अल्लाह ताला ने ख़ुद एक नेचुरल ब्लैंकेट प्रोवाइड किया है जो ज़मीन को दूसरी चीज़ों से इंसुलेशन यानी कि अलग करता है। कैसे? देखो, अगर ऐसा ना हो
तो आसमान से जो आने वाली मतलब सूरज से जो आने वाली शुआएँ हैं ना, वो डायरेक्ट हम तक आएँ और वो हम पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेंगी। लेकिन उनको आने से पहले ना इस ब्लैंकेट से गुजरना पड़ता है। अब ये ब्लैंकेट क्या करता है, जो हार्मफुल होती है ना उसको वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो काम की होती है उनको आने देता है। तो देखें हमारे लिए कितना अच्छा प्रोटेक्शन का एक ज़रिया है, ठीक है। इसके अलावा इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन, सन से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस हीट को इन्वायरमेंट के अंदर ही रखता है। अगर देखो ऐसा हो कि सारी हीट को बाहर भेज दे, अंदर ही ना आने दे, तो ज़मीन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी बहुत कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा तो उसमें हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो ज़मीन को एक ऑप्टिमम, यानी कि जितना हमें ज़रूरत है ना उतना ही वार्म रखता है, उतना ही गर्म रखता है, ठीक है। ये जो बड़ा सा ब्लैंकेट होता है ना, ये इसके अलावा हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है वेदर के पैटर्न्स में, क्लाइमेट में, इन तमाम चीज़ों में। कैसे करता है सब हम भी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका हमारी लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। एटमॉस्फेयर जो होती है ना, वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर एंड नहीं हो रही, टोटल हर जगह फैली हुई है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ज़मीन में किसी जगह पे बहुत थिन होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत क्लियर हमारे पास एटमॉस्फेयर होती है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो कंसिस्ट किस पे करती है, देखो एटमॉस्फेयर जो है वो चूँकि हमारे पास एयर है, ठीक है, जो हम प्लांट्स और एनिमल्स हम सबको चाहिए होती है कि सांस लेने के लिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, कुछ इनर्ट गैसेस, पता है ना इनर्ट गैसेस क्या होती है, जो स्टेबल होती हैंगी, ठीक है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और दूसरी गैसेस होती है। अगर मैं पूछूँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, अबाउट 78%। और आपको पता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कि ज़मीन में और ज़्यादा ना हो, इसके लिए अल्लाह ताला ने ना प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, नोड्यूल्स, रूट्स के अंदर एक नोड्यूल्स होती है, मतलब समझिए जड़ों में ना एक ऐसे बैक्टीरिया रखे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइकिल भी पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है, 20% ऑक्सीजन है हमारे पास। बाकी जो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो समझने इतनी कम है कि बस 0.03% है, ठीक है। इसके अलावा आर्गन, हीलियम सब थोड़े थोड़े अमाउंट में आएंगी, ज़्यादा है ही नहीं। और भी जो बहुत सी गैसेस है ना, वो भी बहुत कम अमाउंट में आएंगी, बहुत ही कम। इसके अलावा जो हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, जैसे कि ऐश हो गई, डस्ट हो गई, या वॉल्केनो जब फटता है तो उसकी जो ऐश होती हैगी, ठीक है, जो राख होती है, खाक कहनी भाई, राख होती है, वो सब भी एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा हिस्सा रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्लाउड्स और फॉग बनाने में भी क्या कहते हैं, जो क्लाउड्स और फॉग होते हैं वो भी इसका पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सारी बात लिखी हुई मैंने आपको इस छोटी सी जगह पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर कितनी होती है बेटा, एटमॉस्फेयर की ना 5 मेन लेयर्स हैं, एक ट्रोपोस्फेयर, एक स्ट्रेटोस्फेयर, एक मेसोस्फेयर, एक थर्मोस्फेयर और एक एक्सोस्फेयर। ये अपने टेम्परेचर और डेंसिटी की बुनियाद पर क्लासीफाई की गई हैं, मतलब कोई टेम्परेचर में, कोई किसी उस पर, ठीक है। अगर आप देखो तो सबसे ज़मीन के ऊपर ना सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और उससे ऊपर आती है एक्सोस्फेयर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहली वाली ट्रोपोस्फेयर क्या होती है। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो लोवेस्ट लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की। अगर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो यानी हवा में सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। और अगर मैं पूछूँ ज़मीन पे सबसे पहले, ज़मीन में जैसे आप ज़मीन से बाहर निकले तो सबसे पहले आप कौन सी लेयर से जाके टकराएंगे, आप बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर से, फिर दूसरे टाइम पे स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे पे मेसोस्फेयर, चौथे पे थर्मोस्फेयर और पाँचवें पे एक्सोस्फेयर। लेकिन अगर आप ऊपर से आ रहे हैं, अगर आप इस हिसाब से देखें तो आप बोलेंगे सबसे जो हम पहले जिससे मिलते हैं वो ट्रोपोस्फेयर होती है, जो लोवेस्ट लेयर होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अर्थ से कितना ऊपर होती है, अर्थ से 12 किलोमीटर ऊपर होती है, फासले पे होती है। और जो एल्टीट्यूड्स के हिसाब से ना वेरी करती है, मतलब पहाड़ी इलाकों के हिसाब से वेरी करती है, कहीं पे 9 किलोमीटर ऊपर होती है तो कहीं पे 17 किलोमीटर ऊपर होती है। यानी कि अगर आप पोल्स पर चले जाएं, जो इक्वेटर के करीब पोल्स होते हैं, वहाँ पे जैसे पोल्स के करीब जाएंगे तो वहाँ पे 9 किलोमीटर ऊपर होती है, और जो इक्वेटर पे चले जाएँ तो 17 किलोमीटर ऊपर होती है ज़मीन से, ठीक है। ये वो एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसके अंदर हम लोग ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्लेन्स भी उड़ते हैं, अब ये देख लो जहाज़ कहाँ पे उड़ रहे होते हैं, इसी में उड़ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेदर जो होता है ये इसी लेयर के अफेक्ट होने से हमारे पास बन रहा होता है, तब चेंजिंग जो आ रही होती है वो इसी से आ रही होती है।
हमारे पास एटमॉस्फेयर का 80% वेट जो है ना वो इससे कंसिस्ट होता है, यानी पूरी एटमॉस्फेयर का। बाकी 20% ये 4 लेयर बना रही हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेटोस्फेयर। ये ज़मीन के सेकंड नंबर पे आने वाली लोवेस्ट लेयर है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है, ठीक है। ये क्या करती है कि ये हमें ये सेपरेट करती है अपने आप को ट्रोपोपॉज से। यहाँ पर ना ट्रोपोपॉज मौजूद होता है, यहाँ पे एक ट्रोपोपॉज भी मौजूद होता है, ठीक है। खैर ये लेयर जो है ये क्या कहते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट रफली 12 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। देखो ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर कितनी है, 12 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा भाई और एल्टीट्यूड के हिसाब से देखें तो ये 50 to 55 किलोमीटर, जो हमारे एल्टीट्यूड अर्थ के एल्टीट्यूड के हिसाब से देखें तो, ठीक है। जितना हायर एल्टीट्यूड होगा इतनी ज़्यादा हायर एटमॉस्फेयर होगी, याद रखना। जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास हाई एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। अच्छा भाई अनलाइक द ट्रोपोस्फेयर द स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ गए, हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर गेट्स इट हीट्स बाय द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हीट कहाँ से मिलती है, ओजोन लेयर से मिलती है। कैसे, जो रेडिएशन आती है ना सन से, उसको एब्जॉर्ब करके, जिसकी वजह से क्या होती है कि बहुत गर्म हो जाती है। इसी वजह से ज़मीन से दूर है और आप भी इससे बहुत दूर हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं। यहाँ पे वेदर बलून्स जो होते हैं ना वो जा सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। अच्छा भाई अब एक ज़रा पढ़ लें यहाँ पे, द हायर यू गो इन ट्रोपोस्फेयर द कोल्डर इट इज़। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे तो वो वैसे वैसे ठंडा होता जाएगा। कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत लो हो जाता है। मतलब अभी आप जहाँ पे मौजूद है ना वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन आप बहुत ऊंचे पहाड़ों के यहाँ पे चले आएंगे ना तो आप यहाँ देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का प्रेशर होगा ना वो कम हो जाएगा। जब भी इसी वजह से बेटा एक बात बता रही हूँ, याद रखना कि जो चीज़ आपकी यहाँ पे जल्दी बॉयल हो रही है ना, खाना जो आपका यहाँ पे जल्दी पक रहा है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर देर से कुक होता है, देर से बनता है, ठीक है। अच्छा भाई तो याद रखना कि लो प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर कोल्डर होता है, ज़्यादा होता है, इसी वजह से खाना पकने में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद आ जाएँ ये आपके पास डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ज़मीन पे सबसे लोवेस्ट जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर से जो ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। ये ज़मीन से 11 किलोमीटर के फासले पर है और ये ज़मीन से 50 किलोमीटर के फासले पर है सी लेवल के ऊपर। ये 75%, अब वहाँ 80% है, 75% आ गया, आप याद कर लेना 75 to 80% तक एटमॉस्फेयर का बनाती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है एटमॉस्फेयर का बहुत कम अमाउंट बनाती है, ठीक है। जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे स्फीयर के ऊपर, ठीक है, वैसे वैसे यानी इस लेयर के अंदर वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, यानी कि सर्दी बढ़ती जाएगी। अभी मैंने बात आपको पीछे पढ़ाई है, ठीक है। यानी कि 15 सेंटीग्रेड से माइनस में चले जाएंगे आप, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे जाते जाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है हाइट के साथ। जितना ऊपर जाएंगे उतना हॉटर होता जाएगा, उतना इन्वायरमेंट ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो ओजोन पाई जाती है कि वो पल्यूटिंग गैस होती है, और यहाँ जो ओजोन होती है ना वो हमारे प्लेनेट को बचाती है, हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अब देखो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर किस हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर इज़ अ लैक ऑफ एयर मूवमेंट इन दिस एरिया, इसके अंदर एयर मूवमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ पे एयर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपने कुछ क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर लेना। अच्छा बस बुक में इसी को एक्सप्लेन किया गया है तो फिर हम भी यहीं तक रहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद है हमारे पास पॉल्यूटेंट्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना वो ज़मीन पे जो भी गंदगी वगैरह मचती है, जो भी चीज़ होती है, कोई केमिकल हो गया, कोई भी चीज़ें हो जो हमारी ज़मीन को गंदा कर दे, वो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पॉल्यूटेंट्स की टाइप कितनी होती है बेटा? हमारे पास पॉल्यूटेंट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एयर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूटेंट। मतलब पॉल्यूटेंट क्या है? जो गंदगी मचाए, ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट को क्या करे? पल्यूट करे। इधर से पढ़ लिएगा इसकी डेफिनेशन। पॉल्यूटेंट क्या है? जो आपके एनवायरनमेंट को पल्यूट करे। अच्छा, और
ऑन द अदर हैंड आर द थिंग दैट मेक समथिंग इम्प्योर। और जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं वो चीज़ होती है जो आपकी ज़मीन को, जो आपकी जो एनवायरनमेंट है ना उसके अंदर से इम्प्योरिटी को निकालें, ठीक है, या कोई जो कोई इम्प्योर चीज़ बनाए, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है, और ये ह्यूमन की लाइफ के ऊपर, ह्यूमन की वेजिटेशन पे, यानी हमारी ग़िज़ाओं पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। हमारे पास ये सारी की सारी टाइप है। सबसे मेजर जो है ना हमारे पास वो है एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, देख ही लेते हैं इसे। चलो, एयर पोल्यूटेंट हमारे पास प्राइमरी सबसे पहले और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, यानी इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती है, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखो, जो वेस्ट या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे काम नहीं आते, जैसे आपने फॉसिल फ्यूल को जलाया, वो आपके काम का नहीं है, आपने ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जलाया, ये सब के सब आपके पास कहलाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। बाकी जो आपके पास होते हैं ना, जैसे कि आप देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रिक हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और फ्लोरीन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स किस में आ जाते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आ जाती है। क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज़ को जलाओगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, किसी चीज़ के अंदर सल्फ़र मौजूद है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ अगर सल्फ़र मिलेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगी, और आप जाहिर सी बात है उसको जला दें तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। कैसे? बहुत सारे प्रोसेस से, जैसे अमोनिया है, ठीक है, ये जाके आपके पास हाइड्रोजन के साथ मिल गया, या आपके पास देखो हाइड्रोजन है वो जाके क्लोरीन के साथ मिल गया या फ्लोरीन के साथ मिल गया, तो आपके पास ना कुछ एसिड्स बन जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैसे बन रहा है? सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से। कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन O3 होती है, ठीक है, और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सारे के सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और आपको इनके नाम याद रखने। बेटा इस चैप्टर में ना ऐसे जितना कुछ समझने वाला नहीं है, जो मेन चीज़ है ना वो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, और ये सारी ना नॉलेज की चीज़ें, जनरल नॉलेज हम कहते हैं ना, वो उस तरह से पढ़ोगे इस चैप्टर को तो बहुत आसान है। अच्छा, आज हम इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि आज हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम ऐसा करेंगे, जो हमारे पास इसके बकाया हैं, थोड़ा सा ये तमाम गैसेस को देख लेंगे, एसिड रेन को देख लेंगे, ओजोन की तरफ आ जाएंगे, तमाम इन चीज़ों को देख लेंगे। इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है ये चैप्टर। मैं इस चार्ट को साथ साथ समझाती जाऊँगी। आपके पास एटमॉस्फेयर का चार्ट है और ये आपको बताया जाएगा कि ट्रोपोस्फेयर कितनी दूरी पर मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेयर कितनी दूरी पे, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर सब कितनी कितनी दूरी पे मौजूद है, सब आपके पास इस कंसेप्ट डायग्राम में मौजूद है। ओजोन लेयर जब पढ़ेंगे तो यहाँ से समझा दूँगी। अभी चूँकि हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जब अभी मैंने आपको जस्ट नाम बताया और ये बताया प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँगी। आप लोगों ने ना अब अगले मेरा लेक्चर लेने से पहले ये चार्ट अपने पास ना ये वाला बना लेना, क्योंकि अगली हम क्लास में इसी को कवर करेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो कि मैम यार ये आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा लेट आराम से जल्दी देर, कोई भी मसला हो रहा, कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी मसला हो तो पूछ लेगा। अल्लाह हाफ़िज़।